आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको क्षार के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए हम क्षार पे चर्चा करते हैं। देखिए, क्षार हम यहाँ पर इसकी परिभाषा, प्रकार, उसके बाद पहचान, उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। क्षार की अंग्रेजी होती है बेस। अब आप बेस को लेकर, बेस शब्द से आप क्या थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए कि ये जो बेस शब्द होता है, जैसे अगर बेस मजबूत रहे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। जिस मकान की जो है बेस मजबूत रहती है उसे कई तल्ले बना सकते हैं। बेस शब्द देखिए, हम आपको पहले से फील करिए कि बेस शब्द क्या क्लियर करता है। बेस का मतलब होता है नींव, मजबूती, ठीक है। उस तरह अगर आप बेस युक्त खाना खाएं तो आपका शरीर भी मजबूत रहेगा और आप ज़्यादा दिन तक जिंदा भी रहेंगे, ठीक। तो ये तो था बेस, इसके नाम, ठीक है। क्षार को इसे और एक नाम कहते हैं भस्म। क्या कहते हैं? भस्म। इसे भस्म भी कहते हैं क्षार को। ये जो भस्म शब्द कहाँ से आया? जैसे मान लीजिए हमारे किसी के डेथ के बाद जब शरीर को जला दिया जाता है तो जितने भी एसिड होते हैं वो गैस बन के उड़ जाते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जितने भी एसिड्स होते हैं, चाहे वो आपका HCl हो, चाहे आपका H2SO4 हो, H3PO4, जो भी आपने एसिड्स में पढ़ा, अगर वो हमारे शरीर में एसिड है तो वो गैस बन के उड़ जाएगा। अब जो राख बचती है उसमें मैक्सिमम क्षार बचते हैं। ख़ास तौर से हमारी कैल्शियम की जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के कैल्शियम उसमें और कुछ अन्य क्षार जो है बच जाते हैं। उसी राख को भस्म कहते हैं। और भस्म शब्द जो है, और उसी का जो ये यानी कि पढ़ने लिखने की भाषा में क्षार कहते हैं, अंग्रेजी में बेस कहते हैं। तो ये क्षार शब्द क्लियर हुआ होगा कि क्षार शब्द जो है हम कैसे बना हुआ है। तो आइए हम इसकी परिभाषा पे चलते हैं, इसकी परिभाषा को जानते हैं। देखिए, ये जो क्षार की परिभाषा में क्या है, जो भी क्षार होते हैं यदि उन्हें किसी विलायक में घोला जाए या किसी सॉल्यूशन में डाला जाए, ठीक, तो क्या होता है, वो उसमें आयनित होने के बाद जब OH- देते हैं तो उन्हें क्षार कहते हैं। ऐसे यौगिक, ऐसी संरचनाएं जो जल में घोले जाने पर, किसी विलायक में घोले जाने पर, किसी विलयन में घोले जाने पर, वो जब आयनित होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, आयनाइज होते हैं, टूटते हैं, यदि वो OH- देते हैं। आप भी इस तरह कॉपी में बड़ा सा OH- बनाइए जिससे आपका ये क्लियर हो सके कि टूटने पर क्या निकलता है। OH- जब विलयन में जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ज़्यादा क्षार होगा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? ऐसे यौगिक जो विलायक में घोले जाने पर, विलयन में घोले जाने पर OH- देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। तो ये क्षार हो गया। अब यहाँ पर जो परिभाषा, उसके अनुसार क्षार को विलयन में घोलना अति आवश्यक है। ये प्रारंभिक परिभाषा है, इसको सबसे पहले जानिए, तब इसके बाद आपको एडवांस परिभाषाएं बताई जाएंगी। तो यहाँ पर ये आपकी परिभाषा से आप क्लियर हुआ। अब आते हैं पहचान। सपोज दैट आपको 3 बीकर दे दिया गया, आपको 3 बीकर दे दिया गया और तीनों ही बीकर में आपको क्षार दे दिया जाए। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इसमें अम्ल है कि क्षार, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हमें आपको क्या बताना है? पहचान। क्या बताना है? पहचान। क्योंकि भाई OH- को आप विलयन में देख नहीं सकते, हमारी आंखें इतनी काबिल नहीं है, ना किसी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसको देखने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, आगे बड़ी क्लासों में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में है, MSc लेवल पर, ठीक, PhD लेवल पर। तो बहरहाल जैसा यहाँ बताया जा रहा है, ये 3 बीकर ले लिए गए हैं और इसमें तीनों में 3 प्रकार के क्षार लिए गए हैं।
या किसी में अम्ल लिया गया है, ठीक है, 2 में बेस लिया गया है, ठीक है, 1 में एसिड, और आपको कह दिया जाता है ये बी माने बेस, बी माने यहाँ पर आपका बेस हो गया, बेस हो गया, और ए माने एसिड हो गया। अब आपसे कहा गया इसको पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई। और मैं बता दूं, जब आप कक्षा 11, 12 और बीएससीज में जाते हैं तो वहाँ पर यही होता, आपको ऐसे कोई पाउडर दे दिया गया, आपको लिक्विड दे दिया गया, और आपसे आइडेंटिफाई कराया जाएगा कि जो दिया गया कंपाउंड है इसमें कौन कौन से एलिमेंट उपस्थित हैं, कौन कौन से कंपाउंड उपस्थित हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हैं, वो पाउडर है, लिक्विड है, सूंघ के बताइए, मेल्टिंग पॉइंट करके दिखाइए, बॉयल करके दिखाइए, कोई टेस्ट करके दिखाइए, सोडियम एक्सट्रैक्शन करके दिखाइए। बहुत सारी चीज़ें लैब में की जाती हैं, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि फला क्या है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एसिड बेस हैं ये बहुत ही सिंपल जो है लिटमस पेपर से आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, लेकिन लिटमस पेपर से डिसाइड करने के लिए लिक्विड का होना ज़रूरी है। किसी सॉलिड का लिटमस पेपर से आप क्लियर नहीं कर सकते, उसके लिए अलग मेथड है। लेकिन अगर लिक्विड है, चूँकि यहाँ लिक्विड मैंने बताया है परिभाषा में, क्योंकि घोला जाएगा तो OH- देगा, तो यहाँ पर आप लेंगे लिटमस पेपर। क्या? लिटमस पेपर। क्या होता भैया? लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर क्या होगा, लिटमस पेपर भी 2 तरह के होते हैं। आपके लिटमस पेपर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है लाल, ठीक है, और एक होता है नीला। अब भैया लिटमस पेपर भी महंगा हो गया है, आसान नहीं है। देखिए, अगर आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं होता, तो इसके 2 कारण हैं। पहली बात, केमिस्ट्री के पेपर रिस्की होते हैं, आपकी आँख, हाथ, ये सब नुकसान पहुँच सकता है। आँखें बेस कीमती हैं, चाहे प्रैक्टिकल हो या ना हो, क्योंकि उतनी सुरक्षा भी नहीं हो पाती, इसलिए प्रैक्टिकल कम हो पाते, पहला कारण। दूसरा कारण इसका ये है कि केमिकल्स बहुत महंगे होते हैं, और आप वहाँ जब अगर आपको केमिकल दिया जाएगा तो आप मन माफिक जो है उसे गिराएंगे, एवरेज में यूज नहीं करेंगे, इसलिए भी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो उससे कोई बात नहीं है, थ्योरी पे ध्यान दीजिए, जितना कराया जाता है उससे काम चलाइए। अब देखिए, लिटमस पेपर लाल और नीला 2 प्रकार के होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, फिर देखिए अनिल। क्या? अनिल। अनिल का मतलब ये हुआ अम्ल नीले को लाल कर देगा। अम्ल अगर इसमें आप एक नीला लिटमस पेपर लीजिए, क्या लीजिए? नीला लिटमस पेपर लीजिए। जैसे ये क्या है, सपोज दैट ये नीली पेन है, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा नीली पेन है, ये कल्पना करिए ये लिटमस पेपर है, ठीक। लिटमस पेपर को यदि आप इसमें डालेंगे बेस में, आपको पता नहीं है बेस है, लेकिन जब लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, नीले के नीला रहेगा। इसमें भी डालेंगे तो इसमें भी नीले के नीला ही रहेगा, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि ये दोनों क्लियर हो गया कि ये दोनों बेस हैं, ठीक है, क्योंकि नीला नीला ही रह गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब हम इसी को इसमें डालेंगे तो ये नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। जब नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता, ये डिसाइड हो जाएगा ये आपका एसिड है। क्या है? एसिड है, ठीक है, ये एसिड हो गया। और जो दोनों बचे ये बेस हो गए, ठीक है। अब इसका उल्टा भी है। अब आप क्या करिए, जब लाल लिटमस लेंगे, लाल को जब बेस में डालेंगे तो ये नीला हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप जो है ये चीज़, जैसे इसका लाल नीला कर देगा बेस, तो इसको इस तरह समझिए, एक आपने याद कर लिया, जैसे अभी जो मैंने आपको अनिल या अम्ल क्षार का कॉन्सेप्ट समझा, उसे ऐसे जाने जैसे कोई पास नहीं हुआ, ठीक है।
इसका एक और शाब्दिक अर्थ हुआ, जिसे पास नहीं हुआ, इसका मतलब वो फेल हो गया। इसका दूसरा पहलू है, जैसे मैंने बताया अनिल अम्ल नीले को लाल करता, ये लिखने वाला पहलू है। इसका दूसरा पहलू है क्या, क्षार लाल को नीला करेगा। जिस तरह इसका दूसरा पहलू पास नहीं हुआ, फेल हो गया, इसका दूसरा पहलू है। ये दोनों पहलुओं को एक याद कर दूसरे पहलू को उसमें मिलाकर उसमें समझने की कोशिश करिए। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, हम जो है क्षार के प्रकार के बारे में जानते हैं। अम्ल की तरह ये भी प्रबल होते हैं और दुर्बल होते हैं। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। प्रबल क्यों होते हैं, जब ये अपने किसी विलायक में घोले जाते हैं तो बड़ी ही शीघ्रता से 100% टूट जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, जैसे ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल थ्राइस। तो ये सब क्या होते हैं, जब इन्हें विलयन में घोला जाता है तो बहुत ही फास्ट ये 100% टूट जाते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम आपका NaOH Na+ और OH- में टूट जाता है। ये क्या है आपका K+ और OH- में तुरंत ही, यानी कि सेकंड के हजारों, जो 1 सेकंड टाइम होता है उसके हजारों हिस्से में ये टूट जाते हैं और 100% टूट जाते हैं। तो ये यानी कि टूटने का मतलब ये हुआ, यदि वहाँ पर ये किसी से रिएक्शन करना चाहते हैं तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करेंगे। तो ऐसे क्षार को जो है प्रबल क्षार कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और ऐसे क्षार जो जल में या किसी विलायक में घोले जाने पर आपका जो है 50%, 7% टूटते हैं। यानी कि इन सब कंडीशन में क्या होता है ना, टूटते हैं और फिर ये जुड़कर पुनः यही बन जाते हैं। कंडीशन ये, जैसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपका एल्युमिनियम ट्रिपल+ और OH3-, ये सब तोड़ना जो है मैंने आयन बनने वाले वीडियोस में बताए कैसे ये टूट गया, 1+ और 1-, यहाँ पर Al3+ और 3OH3-। ठीक है, तो ये इस तरह ये दुर्बल है, ये 100% नहीं टूटते हैं। ये आपका जो है केवल 50-60% टूटते हैं और ये कुछ जो है रिवर्सिबल रिएक्शन भी देने लगते हैं, यानी कि ये फिर दोनों जुड़कर यही बन जाते हैं, इसलिए 100% नहीं टूटते हैं। तो ये इस तरह के ये दुर्बल क्षार होते हैं। देखिए ये जो है आपको एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ये जो आपके सिलेबस में है, कुछ आउटर, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कैसे टूटता है, Na+ और OH- में, K+ और OH- में, ये आपका Ba++ और OH- में, अमोनियम प्लस, ठीक है, OH- में, और एल्युमिनियम ट्रिपल+ और 3OH- में टूटता है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोक्साइड हैं। देखिए जैसे आप इसे HOH कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, HOH का मतलब आपका भैया जल होता है, और जल में भी टूटते कैसे हैं, H+ और OH- में जल टूटता है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल क्या देता है, H+ देता है आपका, अम्ल क्या देता है, H+। आपका जल किस में टूटता है, H+ और OH- में टूटता है, H+ और OH- में टूटता है। तो देखिए अम्ल H+ देता है और ये OH- देते हैं, तो H+ OH- मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, तो जल ना अम्लीय रह जाता है ना क्षारीय रह जाता है।
तो हम आप यहाँ क्या जानेंगे कि देखिए जो OH माइनस देते हैं, OH माइनस के बहुत सारे यौगिक हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, वो सभी क्षार का कैरेक्टर शो करती हैं। और जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो एसिड, उनके ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं, उनके ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं। जैसे मैंने आपको H2SO4 बताया वो अम्लीय होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर शो करती हैं, उनके ऑक्साइड। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये एनिलीन है बच्चों, एनिलीन ये बेंजीन रिंग है। हो सकता है ये आपके लिए नया हो, लेकिन जानते रहिए क्योंकि ये लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है कि जो OH माइनस देते हैं वो आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। यहाँ पर एक और थ्योरी थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ कि जब कोई यौगिक में लोन पेयर दिया जाता है तो वो बेस कहलाते हैं। मैं थोड़ा इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर जब देते हैं और जो ग्रहण कहलाते हैं वो एसिड कहलाते हैं। बस मैंने यहाँ पर आपको जानने के लिए ये बताया है कि इसके आगे भी बहुत कुछ है, इसके आगे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जो दूसरी परिभाषा है उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, डोनेट करते हैं, वो बेस होते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये सब बेस हैं, बेस के उदाहरण हैं। आपका एनिलीन है, ये पीरिडीन है, ठीक है, ठीक। और ये आपका जो है ये बेंजोइक एसिड वाला एमाइड है। तो यहाँ पर ये इस तरह के जो है आपके बहुत सारे उदाहरण हैं। उपयोग के बारे में हम क्षार के उपयोग के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है साबुन बनाने में। अब सोचिए साबुन कितना बड़ा उद्योग है। आपके घर में डेली साबुन, हम डेली नहाते हैं साबुन का यूज करते हैं, धुलते हैं साबुन का यूज करते हैं। शैम्पू और डिटर्जेंट, साबुन डिटर्जेंट पाउडर भी एक तरह का साबुन और एक तरह का डिटर्जेंट ही है धुलने वाला। इन सभी में जो है साबुन का यूज होता है। तो क्षार के महत्व को देखिए कि क्षार कितना महत्वपूर्ण है, हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। साबुन जितना महत्व है, साबुन को हटा दीजिए तो साफ़ सफाई कैसे होगी। अर्थात हम अपनी ज़िंदगी से साबुन को नहीं हटा सकते, अर्थात क्षार को नहीं हटा सकते। जब तक लोग साबुन को यूज करते रहेंगे, कंपनी में क्षार साबुन बनाता रहेगा। आगे चलते हैं कागज़ बनाने में। अब सोचिए पढ़ाई लिखाई में कागज़ कितना महत्वपूर्ण है। न्यूज़पेपर, ठीक, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चे पढ़ने जाते हैं, ऑफिस में कागज़ यूज होता है, दफ्ती हर जगह यूज होता है। अगर क्षार को हटा दिया जाए तो कागज़ नहीं बन पाएगा, और कागज़ नहीं बन पाएगा तो शिक्षा जगत का क्या होगा। आप थोड़ा सा अनुमान लगा के देखिए कि शिक्षा जगत का क्या होगा यदि कागज़ हटा दिया जाए तो। अर्थात क्षार का क्या रोल है। उपयोग को थोड़ा सा टाइम देकर गहराई से सोचिए। उसके बाद रसायन बनाने में, केमिकल्स बनाने में, यानी कि क्षार की सहायता से दूसरे केमिकल्स बनाए जाते हैं। उन केमिकल्स से मेडिसिन्स बनाई जाती है। कोई मेडिसिन, जो मेडिसिन्स आप वो बीमारी, नई बीमारियां आती है तो नई मेडिसिन भी जनरेट होती है, तो वो केमिकलों को मिलाकर जनरेट की जाती है। प्योर केमिकल होंगे तभी तो नए आविष्कार किए जाएंगे, क्योंकि जैसे बीमारियां बनती हैं फिर वैसे उनकी दवाओं का भी आविष्कार किया जाता है, बनाया जाता है। कैसे उस कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस को मारा जाए जिससे यह मानव जाति सुरक्षित रह सके। तो इसलिए जो है इसका रसायन बनाने में भी बहुत सारा उपयोग है। सफ़ेदी, सफ़ेदी का मतलब ये हो गया जो CaOH का होल्ड वाइज, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे चूना किया जाता है और चूने से जो है सफ़ेद या उज्जर उज्जर किया जाता है। तो ये आपको सफ़ेदी के रूप में। आजकल भाई जैसे पेंट, लोग पेंट, प्लास्टिक पेंट बहुत सारे यूज करते, लेकिन आज के 15 साल पहले सब चूना ही कराते थे। पेंट उतना नहीं आता था और लोगों के पास थोड़ा कम पैसा भी हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है तो चूना थोड़ा कम होता, लेकिन सफ़ेदी करने में। चमड़ा उद्योग, आपको भाई रेड चीफ, वुडलैंड, अच्छे से अच्छा जूता चाहिए भाई, चमड़े का चाहिए, बदबू नहीं करना चाहिए। तो चमड़े, उस चमड़े को बनाने में जो है आपके क्षार का यूज किया जाता है,
ठीक। तो वो क्षार, अब सोचिए कि चमड़ा उद्योग यानी कि जो अच्छे जूते हैं, क्वालिटी वाले जूते, वो चमड़े से बनते हैं, तो चमड़े के उद्योग में भी क्षार का महत्व है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर ये है जो है पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में, पानी के यहाँ पर ये जो है ब्लीचिंग पाउडर पानी को शुद्ध करने में, उसमें जो गंदगी होती है उसे सेडिमेंट नीचे तलछटीकरण करने में भी इसका यूज किया जाता है। वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में कलर चढ़ाने में, सपोज दैट जैसे ये चदरा है, देखिए ये चदरे में फूल बना हुआ है और इसके बगल जो है ये येलो कलर है, सपोज दैट येलो ब्राउन है, और ये रेड है, ये वाइट है। ये कलर जो डिज़ाइन होते हैं, ये प्रिंटिंग होती है, इसमें क्षार का बड़ा रोल है स्टेबिलिटी करने के लिए, स्टेबलाइज्ड करने में। तो यहाँ पर ये जो है क्षार के बहुत सारे वस्त्र उद्योग में हैं। अगर हम कपड़ा ना पहने या कपड़े केवल सादे रहें तो अच्छा नहीं। पहले पटरावा और सादे मिलता था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा डिज़ाइन हो गई है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा खरीदे कौन सा ना खरीदे। तो ये एक तरह से क्षार का ही रोल है। क्षार के ही द्वारा जो है इन सब ऐसे हजारों यूज हैं, इसके यूज गिने नहीं जा सकते। आगे चल के बहुत ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके जो है बहुत सारे यूज हैं। बहरहाल आपके जो सिलेबस में है इसको जानते रहिए। कभी कभी एक नंबर में यही पूछ लेगा कि क्षार के 3 उपयोग लिखिए, ठीक है। तो आप जानते रहिए क्षार के 3 उपयोग जो है आसानी से लिख लीजिए। मैंने 7 आपको बता दिया है। तो बच्चों यहाँ पर क्षार के बारे में मैंने बताया। इसे जो है जैसे जैसे आप पढ़ते हैं रफली कॉपी में लिखते रहें, इससे आसानी से आपको याद भी होता रहेगा। और जहाँ पर आपको ना समझ में आए उसको पीछे जो है आप फिर से देखते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आप लोग जो है वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा, अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें, और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।